हेलो स्टूडेंट्स, डेट 14 जनवरी 2025 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया? हमारे ऑप्शन हैं ए पश्चिमी घाट, बी सुंदरबन, सी मन्नार की खाड़ी या डी कच्छ का रण। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में लगभग IUCN ने 300 से ज्यादा जैव विविधता के महत्वपूर्ण स्थानों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें एक हॉटस्पॉट के रूप में पश्चिमी घाट को सूचीबद्ध किया है। IUCN किसी भी स्थान को हॉटस्पॉट के रूप में तभी सूचीबद्ध करती है जब वहां की जैव विविधता पर संकट आता है। पश्चिमी घाट में को जो है IUCN ने हॉटस्पॉट के रूप में सूचीबद्ध किया। IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी और IUCN का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN जो है यह रेड डाटा बुक को जारी करती है। रेड डाटा बुक में जैव विविधता से संबंधित स्थानों का वर्णन किया जाता है। हाल ही में जो है IUCN ने भारत में हॉटस्पॉट के रूप में पश्चिमी घाट का पेरियार नदी व उसकी मछली को रेड डाटा सूची में शामिल किया है। IUCN की रेड डाटा बुक में उन जगहों को भी शामिल किया जाता है जहां की जैव विविधता बहुत ज्यादा समृद्ध होती है, परंतु जिस जगह की जैव विविधता को संकट होता है उस जगह को जो है IUCN जैव विविधता के हॉटस्पॉट के रूप में शामिल करता है। यानी कि जो पेरियार नदी है यह मीठे पानी की झील है और पश्चिमी घाट में जो है भारत के पश्चिमी घाट में 300 से ज्यादा मीठे पानी की झील है व जैव विविधता है और इन सभी पर जो है जैव विविधता का संकट है और पेरियार नदी और उसकी मछली जो है यह रेड डाटा सूची के हॉटस्पॉट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के पहले क्रायोबोर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया गया? हमारे पास ऑप्शंस हैं ए USA, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया या डी ब्रिटेन। हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ में जो है पहले क्रायोबोर्न बेबी कोरल को स्थापित किया गया है। कोरल जो है एक जीव होता है और इसके मृत्यु के बाद जो है कोरल भित्ति बनती है। इसी भित्ति को जमाकर जो है मरने के बाद जो है प्रवाल भित्ति बनाई जाती है। क्रायोबोर्न बेबी कोरल को अति न्यूनतम ताप पर फ्रीज किए गए अंडाणु व शुक्राणु के निषेचन या जिसे हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, इससे बेबी कोरल को ऑस्ट्रेलिया में जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जिसका नाम ग्रेट बैरियर रीफ में स्थापित किया गया है। यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ में जो है अंडाणु व शुक्राणु के निषेचन से बेबी कोरल को स्थापित किया गया है और यह पहली बार हुआ है, यानी कि पूरे विश्व में पहली बार अंडाणु व शुक्राणु के निषेचन से बेबी कोरल को स्थापित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? हमारे पास ऑप्शंस हैं ए WB यानी कि वर्ल्ड बैंक, बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO,
या सी IMF या डी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। WEF ने जो है हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जारी की है। वर्ल्ड बैंक हमारा बी रेडी रिपोर्ट को जारी करता है। WEF या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक जो है पूरे विश्व में 78 मिलियन शुद्ध नौकरियां जो है यह बढ़ेंगी, यानी कि पूरे विश्व में बाजार की स्थिति को देखते हुए WEF ने यह बताया कि 78 मिलियन नौकरियां जो है प्रदान की जाएंगी। इस रिपोर्ट के अनुसार बाजार की स्थिति ऐसी है कि इस बाजार की स्थिति में सबसे तेजी से जो उभरते हुए क्षेत्र हैं, यानी कि जो सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जहां पर सबसे अधिक रोजगार प्राप्त किया जा सकता है, वह कृषि और डिलीवरी क्षेत्र हैं। कृषि हम सभी जानते हैं कि जो कृषि होती है, और डिलीवरी जो कि हमारे डिलीवरी बॉयज होते हैं, किसी सामान को एक जगह से जहां पर उसका ऑर्डर होता है उसको पहुंचाने तक का जो काम करते हैं वह डिलीवरी होती है। ये दोनों ही क्षेत्र जो है सबसे तेजी से उभरते हुए क्षेत्र हैं। उच्च कौशल क्षेत्र यानी कि जहां पर हाई टेक जो क्षेत्र हैं, सबसे ज्यादा कुशल क्षेत्र हैं, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स क्षेत्र हैं। और सबसे ज्यादा रोजगार सृजन नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का है। नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र हमारी वह ऊर्जाएं होती हैं जो कभी समाप्त नहीं होती और प्रदूषण भी नहीं करती। सृजन यानी कि इन सभी नवीनीकरणीय ऊर्जाओं से ही जो है आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा रोजगार मिलेगा। इन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नौकरियां प्रदान की जाएंगी, और यही जो है WEF की रिपोर्ट ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए बेंजोइक अम्ल, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी अमोनियम फॉस्फेट या डी हाइड्रोजन सल्फाइड। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट जो है यह गुलाबी रंग का अग्निरोधी तत्व होता है, और इसी का इस्तेमाल जो है अभी कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग को काबू में करने के लिए किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि कैलिफोर्निया के जंगलों में जो है काफी सारी जगहों पर आग लग चुकी है, और कैलिफोर्निया में यह आग तापमान बढ़ने के कारण लगी है। तापमान बढ़ने के साथ साथ वहां पर काफी तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिससे वहां की आग की लपटें काफी तेजी से भी फैल रही हैं, और वहां पर सिर्फ पानी से आग पर काबू नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से अब अमोनियम फॉस्फेट को पानी में मिलाकर आग के ऊपर जो है आग को काबू में किया जा रहा है, उस पर डालकर। कैलिफोर्निया, जिसे हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं, सिलिकॉन वैली में ही जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर शहर विकसित हैं। सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के जो शहर हैं वह कैलिफोर्निया में विकसित हैं। जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज है, जैसे गूगल, एप्पल आदि सारी कंपनियां भी जो है सिलिकॉन वैली में ही स्थित हैं। यहीं पर काफी सारे हॉलीवुड स्टार्स के भी घर हैं, और आग बढ़ने के कारण काफी सारे हॉलीवुड स्टार्स को अपने घर भी छोड़ने पड़ गए हैं। तापमान बढ़ने के कारण जंगलों में आग लगी है। आग बेकाबू होने के कारण अमेरिका की सरकार ने अमोनियम फॉस्फेट के साथ पानी को मिलाकर जो है आग पर छिड़काव करके आग को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। अमोनियम फॉस्फेट अग्निरोधी होता है, यानी कि अमोनियम फॉस्फेट जो है आग को फैलने से रोकता है। अमोनियम फॉस्फेट जो है किसी भी ईंधन पर डलने के बाद उसे ठंडा करता है, जिससे आग का प्रसार नहीं होता और आग जो है काबू में आ जाती है, ज्यादा नहीं फैलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन और
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया गया है? ऑप्शन से ए 10 गीगावाट, बी 20 गीगावाट, सी 30 गीगावाट या डी 40 गीगावाट। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 30 गीगावाट। 30 गीगावाट का जो है नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता का रिकॉर्ड जो है हमारे देश भारत ने बनाया है। 1 गीगावाट में 10 की घात 9 वाट होते हैं, यानी कि 10 के आगे 9 जीरो वाट पाए जाते हैं 1 गीगावाट में। नवीनीकरणीय ऊर्जाएं वह ऊर्जाएं होती हैं जो कभी समाप्त नहीं होती और प्रदूषण को भी बढ़ावा नहीं देती, यानी कि ऊर्जा देने के साथ साथ तो है प्रदूषण नहीं करती। जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, यह ऊर्जाएं नवीनीकरणीय ऊर्जाओं के उदाहरण हैं। भारत में नवीनीकरण ऊर्जा की क्षमता में नया रिकॉर्ड बनाया है जो कि 30 गीगावाट का है। 2024 में जो है भारत ने 30 गीगावाट के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं वर्ष 2023 में भारत के पास केवल 13.75 गीगावाट ऊर्जा की क्षमता ही पाई जाती थी। भारत का उद्देश्य है कि वर्ष 2030 तक नवीनीकरणीय ऊर्जा की क्षमता में 500 गीगावाट की वृद्धि की जाएगी, यानी कि आने वाले 6 साल के अंतर्गत जो है भारत 30 गीगावाट से अपनी क्षमता को बढ़ाकर 500 गीगावाट की क्षमता तक ले जाने की कोशिश करेगा। यही हमारे भारत देश का उद्देश्य है वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? हमारे पास ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी सिक्किम, सी लद्दाख या डी अरुणाचल प्रदेश। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है। इस सुरंग का नाम जेड मोड़ इसलिए पड़ा क्योंकि एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए आपको जेड आकार की आकृति के रूप में जाना पड़ता था, चाल चलनी पड़ती थी। अब उसको जो है जेड प्रकार आकार को काटकर जो है केवल एक सुरंग के रूप में सीधा डायरेक्ट कर दिया गया है और इसी वजह से इस सुरंग का नाम जेड मोड़ सुरंग रखा गया। जेड मोड़ सुरंग का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड़ सुरंग का शुभारंभ 13 जनवरी 2025 को सोनमर्ग, जम्मू कश्मीर में किया। जेड मोड़ टनल गंदेरबल जिले में स्थित टनल है जो गगनवीर और सोनमर्ग को आपस में जोड़ती है। गगनवीर और सोनमर्ग को पहले दोनों को जोड़ने में, यानी कि यदि आप गगनवीर से सोनमर्ग जाते हैं तो आपको 2 घंटे का समय लगता था, जो कि 2 घंटे से घटकर केवल 15 मिनट से 20 मिनट तक ही रह गया है। जेड मोड़ टनल की लंबाई 6.4 किलोमीटर है व जेड मोड़ टनल जो है यह 8,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जेड मोड़ टनल श्रीनगर और लेह के मध्य कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए जोजिला सुरंग का ही एक भाग है, यानी कि लेह को और श्रीनगर को जोड़ने के लिए जो हमारी जोजिला सुरंग का जो योजना चलाई गई थी, जोजिला सुरंग के ही जो है अलग अलग भाग हैं और जोजिला सुरंग का ही एक भाग है जेड मोड़ टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फसल कटाई उत्सव माघ बिहू कहाँ मनाया गया? हमारे ऑप्शन से ए गुजरात, बी असम, सी केरल या डी पंजाब। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, असम। असम में जो है हर वर्ष फसल कटाई उत्सव माघ बिहू मनाया जाता है।
असम में माघ बिहू फसल कटाई उत्सव के रूप में मनाया जाता है और वहीं इसको भोगली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। माघ बिहू असम में फसल कटाई उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में 13 जनवरी को माघ बिहू, जिसे भोगली बिहू के नाम से भी जाना जाता है, यह धूमधाम से असम में मनाया गया। 13 जनवरी को ही पंजाब में लोहड़ी का भी आयोजन किया जाता है, यानी कि 13 जनवरी को असम में यह उत्सव माघ बिहू या भोगली बिहू के नाम से जाना जाता है। वहीं पंजाब में यह लोहड़ी के नाम से जाना जाता है और दोनों ही राज्यों में अब इन दोनों ही त्योहारों का धूमधाम से आयोजन किया जाता है। 14 जनवरी को गुजरात में मकर संक्रांति के रूप में, यूपी और बिहार में खिचड़ी के रूप से जाना जाता है व तमिलनाडु में पोंगल के रूप में जाना जाता है। पोंगल में ही जो है जल्लीकट्टू खेल का जो है शुभारंभ भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? हमारे ऑप्शन है ए सानिका चालके, बी निकी प्रसाद, डी ईरा जाधव या डी भाविका अहिरे। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ईरा जाधव। ईरा जाधव जो है यह पहली भारतीय क्रिकेट महिला बन चुकी हैं जिसने अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ जो है ईरा जाधव 13 शतक भी जड़ चुकी हैं। ईरा जाधव जो है यह मुंबई टीम की ओर से खेलने वाली खिलाड़ी हैं। ईरा जाधव ने अंडर 19 क्रिकेट मुंबई टीम की ओर से खेलकर 346 रन का स्कोर बनाया। ईरा ने यह स्कोर मेघालय की टीम के खिलाफ बनाया। ईरा जाधव भारत की पहली सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली महिला है। ईरा जाधव जो है यह पहली भारतीय महिला भी हैं जिसने अंडर 19 क्रिकेट में 13 शतक बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर के प्रारंभ में की गई इनरोड परियोजना का संबंध किससे है? ऑप्शन से ए पाम ऑयल, बी प्राकृतिक रबर, सी बांस या डी स्वास्थ्य पर्यटन। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए ही जो है यह इनरोड परियोजना प्रारंभ की गई है। यह उत्तर भारत में पहली इनरोड परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इनरोड परियोजना उत्तर भारत में प्रारंभ की गई परियोजना है। इनरोड परियोजना का उद्देश्य रबर की गुणवत्ता को बेहतर करना है। इनरोड परियोजना का कार्यकाल 5 वर्ष का है, यानी कि यह योजना जो है 5 वर्ष आने वाले 5 वर्ष तक चलेगी। इनरोड परियोजना में लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह परियोजना टायर उद्योग द्वारा संचालित की जाएगी। चूंकि टायर को बनाने के लिए जो एक महत्वपूर्ण घटक होता है वह रबर होती है और इसी वजह से जो है रबर की इन रोड परियोजना को जो है टायर उद्योग संचालित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में +20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया? ऑप्शन है ए ICMR, बी IIM अहमदाबाद, सी IIT मद्रास या डी DRDO। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, DRDO।
डीआरडीओ ने जो है हाल ही में हिम कवच विकसित किया है। हिम कवच की यह खासियत है कि यह 20 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तापमान तक जो है कार्य करेगा। डीआरडीओ ने मल्टीलेयर क्लॉथिंग सिस्टम बनाया है जिसका नाम हिम कवच रखा। डीआरडीओ द्वारा विकसित हिम कवच 20 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सह सकता है। इसी के साथ साथ हिम कवच वाटरप्रूफ भी है। डीआरडीओ ने हिम कवच का निर्माण स्पेशली हमारे देश के जवानों के लिए किया है, जो कि कम से कम गिरे हुए तापमान के बीच में रहकर भी भारत के बॉर्डर पर खड़े होते हैं। उनकी सुरक्षा को देखते हुए जो है डीआरडीओ ने हिम कवच का निर्माण किया है और हिम कवच की वजह से हमारे सभी बर्फ में खड़े हुए जवानों को बहुत सहायता पहुंचेगी। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।